अच्छा सर, ये समझने के बाद कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है और वो मटेरियल कब होती है, एक बेसिक आइडिया लेने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको सबूत ना मिले तो क्या होगा। अच्छा, अगर आपको सबूत ना मिले तो बच्चों हम उसको कहते हैं, वो कहलाती है स्कोप लिमिटेशन। वो क्या कहलाती है भाई? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अब शुरू से याद करें, आप शुरू से याद करें, अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो आपका पहला सवाल क्या था? बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट पहला सवाल क्या था, यानी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले पहला सवाल क्या था? वेदर sufficient appropriate audit evidence has been obtained or not। अच्छा, अगर sufficient appropriate audit evidence मिला, यस आंसर आता है, तो इसकी आप कहेंगे दो स्ट्रीम्स हैं भाई। अगर सबूत मिल गया तो आया मिस स्टेटमेंट है या मिस स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, अगर मिस स्टेटमेंट है तो हमने कहा कहानी आगे जाएगी, मटेरियल इमटेरियल, ऐसा ही है। अच्छा, फिर आगे लेके चलते हैं। मैं कहा सर ये तो ये वाला एरिया हो गया जो हमने पहले कर लिया। अगेन आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, आपने अपने आप से पहला सवाल पूछा क्या एविडेंस मिल गया। अच्छा, एविडेंस मिल गया, क्या कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अच्छा, अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मिस स्टेटमेंट है तो हम देखेंगे क्या वो मटीरियल है इमटीरियल है, वो अभी हमने पीछे कवर किया। अब हम ये कह रहे हैं व्हाट इफ अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो आप ये कहेंगे कि ये स्कोप लिमिटेशन है, आप सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, आप सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। तो अब समझने की बात ये कि जब आपको सबूत नहीं मिला तो इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। इसको हम ऑडिट की जबान में क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अब स्कोप लिमिटेशन, अब स्कोप लिमिटेशन सही जी आती है कुछ मल्टीपल वजहों की वजह से। पहली वजह कि सर आपके पास जो सर्कमस्टेंसेस हैं जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं वो आप कहेंगे बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, यानी ऐसे हालात वाकयात हो गए हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल दे सर, मैंने कहा सर एग्जाम्पल इसकी ये बनती है कि फायर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अच्छा, अब मैनेजमेंट ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दिए, आप ऑडिट करने गए, आपने बोला कि भाई फिक्स एसेट का रजिस्टर दे दो, तो मैनेजमेंट ये कह रही है भाई नहीं है। हमने कहा चलो भाई सही है। आपने कहा कि भाई आप मुझे रेवेन्यू का रजिस्टर दे दो कि कब कब कौन कौन सी सेल हुई है। उसने कहा नहीं है। मैंने कहा भाई क्या मतलब कि क्यों नहीं है? वो कह रहा भाई इसलिए नहीं है क्योंकि आग लग गई थी। मैंने कहा कहाँ आग लगी थी भाई? उसने कहा भाई आग लगी थी हमारे उस वाली जगह पे जहाँ पे हमारा ये पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का हिसाब किताब रखा जाता है, मतलब हेड ऑफिस के अंदर। मैंने कहा अच्छा यार, हेड ऑफिस के अंदर आग लग गई थी तो तुमने फाइनेंशियल्स कैसे बना लिए? बोला वो बना लिए, आप ऑडिट करें। मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कोई भी सबूत मिला? सर आपका जवाब आएगा नो, कोई सबूत नहीं मिला। तो बच्चों अगर आपको कोई सबूत नहीं मिला तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया, आप ये कहेंगे कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप ओपिनियन फॉर्म करने लगे थे तो आपने अपने आप से पहला सवाल पूछा क्या एविडेंस मिल गया? अच्छा, फिर एविडेंस मिलने पे भी मिस स्टेटमेंट भी मिल सकती है, हो सकता है सब सही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ पता ही ना लग रहा हो। तो कुछ पता ही ना लग रहा हो को हम कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। और पहली नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन मैंने आपको बताई,
ऐसे हालात वाकयात जो मैनेजमेंट के खुद भी कंट्रोल में नहीं है, ऐसे हालात वाकयात जो मैनेजमेंट के खुद भी कंट्रोल में नहीं है, यानी बियॉन्ड द एंटिटीज कंट्रोल। तो उसकी पहली एग्जांपल दे दी मैंने, कहा कि भाई फायर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाए। दूसरा, अकाउंट्स सीज्ड बाय रेगुलेटर। अच्छा भाई, टैक्सेशन अथॉरिटीज आई, उन्होंने अपना टैक्स का ऑडिट करना था कि भाई आपने टैक्स सही पे किया या नहीं किया। आपने मतलब क्लाइंट ने, अच्छा आप ऑडिट करने गए, आपने बोला भाई मुझे रेवेन्यू वेरीफाई करना, मुझे पीपी वेरीफाई करना, मुझे रिसीवेबल्स वेरीफाई करना। बोला भाई कुछ भी नहीं है। भाई क्यों नहीं है? कौन लेके चला गया? भाई लेके चले गए आपके टैक्स अथॉरिटीज वाले। कौन पंगा ले उनसे? तो समझने की बात ये है कि अब मुझे सबूत ही नहीं मिल रहा तो मैं ओपिनियन कैसे दूं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस केस के अंदर भी आपको सबूत नहीं मिला। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको सबूत नहीं मिला, तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्कोप लिमिटेशन। पर अगेन ये जो दो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, उसके दिए हैं कि जो कि सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी है, सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के इख्तियार में नहीं है। अच्छा भाई दूसरा देख लेते हैं इसका केस। हमने कहा दूसरी स्कोप लिमिटेशन क्या होती है, जरा उसके बारे में बात बता दें सर। दूसरी स्कोप लिमिटेशन में हम ये कह रहे हैं कि भाई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की वजह से। अच्छा भाई जरा बहुत फोकस होकर सुनिए, अभी हम सीख रहे हैं स्कोप लिमिटेशन कब कब आती है, उसकी एग्जांपल्स हैं, सुनिएगा। आपको ये बात पता है कि 31 दिसंबर, यहाँ पे बना लेते हैं परफॉर्मा, 31 दिसंबर 2022 आपका ईयर एंड है, सही जी। यहाँ पे आपका होता है स्टॉक काउंट, यहाँ पे आपको क्या होता है बच्चों? स्टॉक काउंट। अच्छा स्टॉक काउंट से आपकी क्या वेरीफाई हो जाती है सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री वेरीफाई हो जाती है, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके क्लब हो जाती है। अच्छा सुने, अगर मैं स्टॉक काउंट में ना जाऊं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा? भाई आप खुद मुझे बात बताएं, अगर मैंने स्टॉक काउंट नहीं किया तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने इसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई नहीं किया, एग्जिस्टेंस को वेरीफाई नहीं कर पाया मैं? अब बात समझिएगा, आपको अपॉइंट किया गया 31 दिसंबर के बाद भी यहां पर, यानी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है। हाँ जी, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है इधर, और ये दिन जो है, वो है सर 31 मार्च, 3 महीने बाद। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 3 महीने बाद जब मैं अपॉइंट हुआ और मुझे ये कह रहा है कि भाई मुझे आप ऑडिट करके दें जनवरी 1 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मुझे क्या कह रहा है? ऑडिट करके दो मुझे जनवरी 1 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का। तो मैंने कहा कि भाई यहां से यहां तक के स्पैन के अंदर चलो मैं ऑडिट तो करूंगा, भाई यहाँ पे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है उसको कैसे वेरीफाई करूं? अगर मैं इससे पहले अपॉइंट हो जाता तो मैं जाके चेक कर लेता, पर मेरे लिए वो अनेबल है, मैं चेक नहीं कर सकता। अच्छा एक तरीका तो ये भी है कि आप यहां पर काउंट करें, सही है जी, और जो यहां से लेके यहां तक की, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो यहां से लेके यहां तक की परचेजेस हैं उसको माइनस कर दें, और जो सेल हुए हुए हैं उसको आप वापस से ऐड बैक कर दें। अगेन भाई आपको 31 दिसंबर पे पहुंचना है ना, तो 31 दिसंबर पे वर्क बैक करने के लिए जो जो इसमें परचेजेस हुई हैं वो लेस करें, और जो जो इसमें से डिस्पोजल्स हुए हैं वो ऐड कर दें, आप वर्क बैक करके वहां पे पहुंच जाएंगे। पर अब समझने की बात यह है कि ऐसा इदारा जिसमें इतनी ह्यूज मूवमेंट हो कि 100% वेरीफाई करना आपके लिए, वर्क बैक करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप कभी ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री पे आपकी रिलायंस आ गई? क्या आप कभी ये कह सकते हैं कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री पे रिलायंस आ गई? नहीं सर, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई आपकी। क्यों नहीं आई?
क्योंकि आपकी, प्लीज सुनिएगा, क्योंकि आपकी टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसी है, प्लीज सुनिएगा, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसी है कि आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते। तो ये क्या आ गई, स्कोप लिमिटेशन। बट क्या ये स्कोप लिमिटेशन ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, नहीं वो ऊपर हो गया, पर ये उन हालात वाकयात की वजह से है जो कि आपके टाइमिंग की वजह से आ रही है, आपकी अपॉइंटमेंट ही बाद में हुई है। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट बाद में हुई है और आप पीछे की चीज वेरीफाई नहीं कर सकते, तो अगेन आपको सबूत नहीं मिला। तो अगेन जब आपको सबूत नहीं मिला तो दिस विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ स्कोप लिमिटेशन। बात समझ आती है? अच्छा जी, ये तो हो गया सर आपकी टाइमिंग की बात, ये तो हो गई टाइमिंग के बाद। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा भाई, ये तो हो गया पहला केस इसका। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं, इसका सब केस है, सब हेडिंग है। दूसरे केस में वो बोलता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बहुत सुकून से समझिएगा, ये बड़ी अहम हिस्सा है। अच्छा, अब हम सीख क्या रहे हैं, पहले वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम सीख रहे हैं नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की वजह से भी, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की वजह से भी स्कोप लिमिटेशन आ सकती है। पहली एग्जांपल दी थी टाइमिंग की, कि आप अपॉइंट हुए ईयर एंड के बाद वर्क बैक करना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपकी क्या हो गई, स्कोप लिमिटेशन। आपको सबूत नहीं मिल रहा, तो क्या आप ये कहेंगे सब सही है, या आप ये कहेंगे आपको पता ही नहीं है? भाई हम ये कहेंगे हमें पता ही नहीं है। अल्फाज क्या होंगे वो देखते हैं आगे जाके, पर अभी हम कॉन्सेप्ट मेकिंग कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट मेकिंग कर रहे हैं, आगे सुनिएगा। इसी केस का एक सब पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगेन रिपीट कर रहा हूं सर, इसमें लिखा हुआ है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा अगर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे। जरा इसका मतलब समझते हैं। मैंने कहा कि भाई जैसे मैं ईएफयू जर्नल का ऑडिटर हूं, सही जी, मैं ईएफयू जर्नल का ऑडिटर हूं अगर, तो ईएफयू जर्नल के कोई लाखों कस्टमर हैं, सही है, आप ये कहते हैं इन मिलियन कस्टमर्स हैं। अच्छा, इन मिलियन कस्टमर्स की मिलियन क्या होंगी, पॉलिसीज। आप मुझे एक बात बताएं, इन मिलियन कस्टमर्स की मिलियन पॉलिसीज को अगर आप टेस्ट करेंगे, यानी सर इसकी आप लेट से पॉलिसीज को वेरीफाई करेंगे, पॉलिसीज को अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आप कहेंगे इसकी पॉलिसीज वेरीफाई 100% नहीं हो सकती, क्योंकि आप 100 मिलियन इनवॉइसेस को नहीं चेक कर सकते। यानी अब बात समझिएगा, मैंने कहा मैं ईएफयू जनरल का ऑडिट करने गया, मैंने देखा कि ईएफयू जनरल के रेवेन्यू के अंदर प्रीमियम रेवेन्यू आ रहा है। मैंने कहा भाई कितने कस्टमर से आ रहा है, उसने बोला मिलियन ऑफ कस्टमर से आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा क्या मैं हर एक कस्टमर की पॉलिसी को पढ़ सकता हूँ कि इस कस्टमर का इतना प्रीमियम था और बैंक से जाके चेक कर लो? सर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो नेचर ऑफ एंटिटी ऐसा है कि आप उसमें प्लीज सुनिएगा, आप उसमें जो है 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके की एंटिटी के अंदर जब आप कह रहे हैं नेचर ऑफ एंटिटी ऐसा है, बात समझिएगा, नेचर ऑफ एंटिटी ऐसा है जिसके अंदर आपको यहाँ पे लिख के भी दे रहा है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। इस केस के अंदर वो आपको कहता है आपको कंट्रोल रिलायंस स्ट्रेटजी लेनी होगी। यानी सर इसका क्या मतलब है भाई, कंट्रोल रिलायंस स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि आप इस इदारे का ऑडिट ही नहीं कर सकते अगर इसके कंट्रोल्स फेल हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, मिलियन और बिलियन ऑफ रुपीस का रेवेन्यू होगा मिलियन कस्टमर से, यानी मिलियन कस्टमर्स हैं तो बिलियंस में रेवेन्यू होता है इनका। तो जो बिलियंस में इनका रेवेन्यू होगा, क्या आप उस बिलियन के रेवेन्यू को खुद चेक कर सकते हो? नहीं। तो टेक्निकली आपने एंटिटी के कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस करनी होती है, जस्ट लाइक अ बैंक। अब बात सुने, बैंक
मिलियन ऑफ कस्टमर्स को लोन देता है और मिलियन ऑफ कस्टमर्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्या आप उस मिलियन ऑफ कस्टमर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, चेक नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना होता है कि उसके जो आईटी सिस्टम लगे हुए होते हैं उसके ऊपर आईटी ऑडिट करके सिस्टम पे रिलायंस लेनी होती है, कंट्रोल पे रिलायंस लेनी होती है। आप पहले समझते हैं कंट्रोल्स क्या है और फिर उस कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं। अच्छा, कंट्रोल को टेस्ट करके आपको एक तसल्ली हो जाती है कि इस इदारे का ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अच्छा काम कर रहा है, तो मेरी रिलायंस आ गई। तो यानी अब मैं आपको जो बात समझाने लगा हूं वो यहाँ से कनेक्ट करूंगा। इसका मतलब ये है सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन, यानी अगर आप सिर्फ वाउचिंग कर लेते, आप इनवॉइसेस चेक कर लेते तो वो काफी नहीं है, वो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देगा जब तक आप कंट्रोल पे रिलायंस ले लें। और अगर आपने देखा कि किसी बैंक के ऑडिट के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सिस्टम गलत कर रहा है, तो आप मुझे एक बात बताएं, आप 100% चेक कर ही नहीं सकते तो क्या ये एक स्कोप लिमिटेशन होगी? क्योंकि आप सही नहीं करवा पाओगे ना, कहाँ कहाँ गलती है पकड़ ही नहीं पाओगे। तो समझने की बात यह है कि जब ऐसा सीन हो जहां पर कंट्रोल पे रिलायंस लेना इज वेरी नेसेसरी, तो उस केस के अंदर आप ये कहेंगे कि मुझे कंट्रोल रिलायंस स्ट्रेटेजी पे जाना होगा। और दूसरी चीज ये है कि जब कंट्रोल लाइन स्ट्रेटेजी पे जाऊंगा तो मैं ये कहूंगा मैं सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं कर रहा, यानी मैं जो इनवॉइसेस वगैरह उसको चेक नहीं कर रहा, मैंने कंट्रोल पर लाइंस प्लेस किए, तभी मुझे क्या मिल रहा है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर बात समझने की ये है कि मैंने भी स्कोप लिमिटेशन में 2 केसेस करा दिए। पहला, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, यानी उसके हालात वाकई उसके हाथ में नहीं हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी। दूसरी चीज क्या है? नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा भाई, टाइमिंग मैंने आपको बता दी, इन्वेंट्री वाली एग्जांपल। नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है कि आप अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो काफी नहीं है, आपको कंट्रोल रिलायंस लेनी पड़ेगी। अगर कंट्रोल्स बेकार हैं, फारिग हैं, तो आप उस कंपनी का ऑडिट सॉलिड से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबूत ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आप कहेंगे मैं क्या क्या सही कराऊंगा, आपके लिए सही कराना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि यू कैन नॉट चेक एवरीथिंग। तो मिस स्टेटमेंट मिलेगी नहीं ना, एक दो जगह मिलेगी, बाकी कैसे डिटेक्ट करोगे? यू कैन नॉट कंक्लूड योर ऑडिट। बात क्लियर है? तो तभी वो कहता है कि किसी ऐसे इदारे का ऑडिट करो जहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर सिर्फ काफी ना हो। अब लेट्स से मैं किसी स्कूल का ऑडिट करता हूं, तो वहां पे मैं रेवेन्यू को आराम से टैली कर सकता हूं, वेरीफाई कर सकता हूं। कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट की फीस फिक्स है, मल्टीप्लाई करके ठक करके आंसर आ गया, नहीं मैच हुआ, जो बच्चों को डिस्काउंट मिला था उसको अप्रूवल लिया, कहानी खत्म। दिस इज वेरी इजी टू ऑडिट। बट इफ आई से कि आपके पास मिलियन ऑफ कस्टमर्स हैं, तो हाउ यू कैन ऑडिट भाई? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो वो कहता ही है कि ऐसे इदारे पे जहां पे आप सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें, यानी आप इनवॉइस टेस्टिंग करें, ये सारी चीजें करें, आपको सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कंट्रोल्स पर लाइंस प्लेस करनी होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो इदारे के कंट्रोल्स ने करना है। बात क्लियर है? चलें जी, इसकी आखिरी एग्जांपल है, इसकी एक आखिरी एग्जांपल है। वो कहता है स्कोप लिमिटेशन imposed by मैनेजमेंट। तीसरा केस सर सबसे खतरनाक ही है, सबसे खतरनाक ही है। अच्छा, स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट के इसके तो लाखों एग्जांपल। आपने बोला फिक्स एसेट रजिस्टर दे दो, बोला निकल नहीं दे रहा। अच्छा, मैंने कहा क्यों भाई, आग लग गई थी? बोला नहीं, आग नहीं लगी थी। तो मैंने कहा भाई कोई और मसला है? बोला नहीं कोई मसला नहीं है। बोला क्या मसला है? बोला दिल नहीं दे रहा, जाओ निकलो यहाँ से। मतलब इंटेंशनली, इंटेंशनली तुम्हें क्लाइंट मना कर रहा है, वो तुम्हें तुम्हारी ऑब्जेक्टिव को अचीव होने से रोक रहा है, तो तुम्हें एविडेंस नहीं मिल रहा। दिस कॉन्स्टिट्यूट स्कोप लिमिटेशन, क्योंकि आपको सबूत ही नहीं मिल पा रहा। एक और चीज मैंने कहा, चलो भाई एक तो हो गया एग्जाम्पल के अंदर फिक्स एसिड रजिस्टर FAR नॉट प्रोवाइडेड। दूसरा जी, मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं। FAR प्रोवाइड नहीं किया, सेल्स रजिस्टर नॉट प्रोवाइडेड। अब देखें फर्क है, सेल्स रजिस्टर जल गया हो वो अलग बात है, सेल्स रजिस्टर जानबूझ के नहीं दे रहा वो अलग बात है। तो हम कहते हैं दिस इज द स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। इसमें मल्टीपल एग्जांपल आ सकती हैं किसी। अच्छा, आपने कहा आपके 50 कस्टमर में 50 कस्टमर्स को कंफर्मेशन भेजूंगा और उनसे मैं अलग से पूछूंगा कि मुझे बताओ क्या आपको इतने पैसे इनको देने हैं या नहीं देने हैं। क्लाइंट कह रहा है नहीं भेजने दूंगा कंफर्मेशन, क्या कर लोगे?
तो भाई ये है जबरदस्ती की स्कोप लिमिटेशन, जो कि कौन इम्पोज कर रही है? मैनेजमेंट। खैर, अब समझने की बात यह है कि हमने, अगर मैं कंक्लूड करूं, कंक्लूजन की तरफ जाते, तो कंक्लूजन बच्चों ये है ऑल टुगेदर कि आप जब किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं और जो ऑडिट करके आते हैं तो अपने आप से दो सवाल पूछते हैं, सबूत मिला या नहीं मिला? सबूत मिला तो क्या सब सही था या मसला था? अच्छा, मसला था तो क्या मटेरियल था या एम मटेरियल था? वो हमने सीख लिया। फिर मैंने कहा अगर सबूत नहीं मिला तो किस वजह से नहीं मिला होगा भाई, वो वजह सीख ली। मैंने कहा भाई पहली वजह ये है कि हालात ही ऐसे थे जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं थे, नेचर या टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसे थे। तीसरा ये है कि भाई आपको मैनेजमेंट खुद कह रही है जाओ, नहीं देते, तो दिस इज स्कोप लिमिटेशन इंपोज्ड बाय द मैनेजमेंट। अच्छा खैर, अब वो कहता है अगर चाहे मिस स्टेटमेंट हो, यहां पे लिख लेते हैं, चाहे मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो। सही है जी। अब तो दो सिचुएशंस हो गए ना, कि दो सिचुएशन आपके सामने आ जाएंगी, चाहे मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो। यू नीड टू डिसाइड whether it is material or immaterial. You need to decide whether it is material or immaterial. अच्छा, अगेन अगर मैं ये कहूं स्कोप लिमिटेशन भी है, अगर मैं ये कहूं बच्चों स्कोप लिमिटेशन भी है और वो मटेरियल है, यानी इसको भी मैं कंसिडर कर रहा हूं, अगर स्कोप लिमिटेशन है वो मटेरियल है, तो क्या मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा? सर जवाब आता है यस। मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर दूंगा? ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा। अच्छा, अगर इममटीरियल है तो मैं कहूंगा डू नथिंग। सिर्फ लिखवा लेना उससे कि तुम भी बोलो कि तुम भी समझते हो कि क्या ये इममटीरियल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपको सबूत ही नहीं मिला तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि इममटीरियल है? जजमेंट, अंदाजा। तो इस केस में आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इन्वेंट्री की फिगर देखी और वो इन्वेंट्री की फिगर बिल्कुल माइनर सी, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 5% से भी कहीं गुना कम है, तो आपको अगर उसका सबूत नहीं भी मिला तो आप ये असेस कर रहे हैं कि आपको लगता है कि अगर मुझे पता लग भी जाता, अगर ये पूरे गलत भी हो जाए, तब भी इममटीरियल है। और अगर आप अपेरेंटली फिगर देख रहे हैं और जिसको फिगर को देख के आपको लग रहा है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 5% से ज्यादा है, उस पर सबूत नहीं मिल रहा, तो वो डेफिनेटली क्या है? मटीरियल है। लॉजिकल बात है। अच्छा देखो, दो पैरामीटर्स में ब्रेक करो, एक तो गलती पता लग गई ना, गलती तो क्वांटिफाई हो गई, इसको कंपेयर कर लो। अब एक चीज आपको पता ही नहीं लग रही है तो आप फिर देखोगे वो सेल्फ आइटम कौन सा है जो पता नहीं लग रहा। अगर इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो बिल्कुल माइनस है, जैसे मैं कह रहा हूँ बैंक है, बैंक में स्टेशनरी टाइप इन्वेंट्री पड़ी हुई है, स्टेशनरी पे आपको सबूत नहीं मिला और बैंक की मटेरियलिटी कोई 20 मिलियन की, 20 मिलियन की मटेरियलिटी है और आपने जाके सामने देखा कि जो वहां पे स्टेशनरी पड़ी हुई है वो 2 लाख रुपए की पड़ी हुई है। भाई 2 लाख रुपए और 20 मिलियन की मटेरियलिटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5%, जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या इस केस में मैं ये कहूंगा कि मुझे जिस पे सबूत नहीं मिला, क्योंकि बैंक कह रहा है भाई हमने इसका अलग से रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, हमारे लिए मटेरियल नहीं है, तो मैं भी तो बीइंग एन ऑडिटर सोच रहा हूँ ना कि क्या मेरे लिए मटेरियल है, क्योंकि मुझे सबूत ही नहीं मिला। तो जब मुझे सबूत नहीं मिला, दैट मीन्स कि आई एम अनेबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence, I am unable to obtain बच्चों sufficient appropriate audit evidence। तो जब मुझे सबूत नहीं मिला तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछना है, जिस जगह पे मुझे सबूत नहीं मिला तो क्या मेरी सोच में वो आइटम अगर पता हो भी जाता तो मटेरियल होता या नहीं होता? तो अगेन वही बेंचमार्क है कि अगर मटेरियल होता तो मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर लेता, और अगर वो आइटम इममटेरियल लगता है मुझे तो मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करूंगा। तो दिस अप्लाइज टू बोथ केसेस, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट मिस स्टेटमेंट, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट स्कोप लिमिटेशन। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।